जब रिया पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे की तरफ उन 4 लड़कों में से 2 लड़के खड़े थे। दोनों लड़कों का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था, पूरे चेहरे से बस खून ही खून निकल रहा था। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के जीवन में जितने भी दुख है उन सभी को गणेश जी हर ले और आप सभी को एक सुखी जीवन प्रदान करे। आज की कहानी भी गणेश चतुर्थी के दिन पे ही घटी थी। ये बात है 2017 की। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुखी परिवार रहा करता था। उस फैमिली में 4 लोग थे, माता पिता और उनकी 2 बेटियां। एक का नाम था रिया और दूसरी का नाम था साक्षी। रिया की उम्र 16 साल की थी और साक्षी की उम्र 13 साल की थी। साक्षी और रिया ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बस अलग अलग क्लासेस में। ये दोनों ट्यूशन भी साथ में ही जाया करते थे, तो ये एक अच्छा था इनके लिए कि साथ में जाना साथ में आना। तो सुबह के समय पर ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे साथ में ही और दोपहर तक वापस आ जाते थे। घर आने के बाद थोड़ा सा आराम करते थे, नाश्ता खाना वाना खाते थे और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे उनका ट्यूशन रहता था। तो वो घर से 5 बजे ही निकल जाते थे, क्योंकि उनका ट्यूशन उनके घर से थोड़ा दूरी पर था। तो दोनों घर से 5 बजे निकल जाते थे और 6 बजे तक वो उनके ट्यूशन तक पहुंच भी जाते थे और उनका ट्यूशन रात के 9 बजे छूटता था। अब जहाँ पर उनका घर था वहाँ से 2 रास्ते थे उनके ट्यूशन की तरफ जाने के लिए। एक लंबा रास्ता जो वो रोज अपनाती थी अपने ट्यूशन जाने के लिए, और दूसरा था एक छोटा रास्ता जो किसी के खेत की तरफ से जाता था। छोटा रास्ता होते हुए भी कोई भी उस रास्ते से जाना नहीं चाहता था, हर कोई वो लंबा रास्ता ही इस्तेमाल करता था। अब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गांव में एक अफवाह फैली थी कि उस छोटे रास्ते में एक बड़ा सा काफी पुराने जमाने का पेड़ है और उस पेड़ के पास से जो भी गुजरता है उसे किसी के चिल्लाने की, हंसने की, रोने की, चीखने की आवाजें सुनाई देती है। अब हालांकि रिया और साक्षी उस रास्ते से पहले कभी गए भी नहीं थे, लेकिन लोगों की बातें सुन के ही उनके मन में डर बैठ गया था कि अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो अगर कहीं कुछ बुरा हो गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए वो भी अपना वो लंबा रास्ता ही अपनाते थे। जिस शाम को रिया और साक्षी दोनों ट्यूशन गए थे, ट्यूशन अटेंड करते हैं, सही सलामत घर वापस भी आ जाते हैं। लंबे रास्ते से ही जाते थे और लंबे रास्ते से ही वापस आते थे। तो उस शाम को कुछ भी अजीब हुआ नहीं था उनके साथ। अब अगले दिन था गणेश चतुर्थी का दिन। इस दिन उनके घर में गणेश जी की स्थापना होने वाली थी। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए रिया और साक्षी दोनों जल्दी सो जाते हैं। घर के सारे मेंबर्स ही जल्दी सो जाते हैं। फिर कल सुबह वो जल्दी उठेंगे, फिर सारी तैयारियां करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे। काफी आनंद का माहौल होगा उस वक्त। अब गणेश चतुर्थी का अवसर था तो इसीलिए उनके स्कूल को छुट्टी दी गई थी, लेकिन उनके क्लास को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके एग्जाम्स नजदीक आ गए थे, इस तो न चाहते हुए भी उन्हें ट्यूशन तो जाना ही था। गणेश जी की स्थापना करने में इतना समय निकल गया कि दोपहर के 4 कब बज गए उन्हें पता भी नहीं चला, और देखते देखते 5:30 बज गए घर में ही, जबकि उन्हें 5 बजे घर से निकल जाना चाहिए था, तभी वो 6 बजे ट्यूशन तक पहुंच पाते थे। जब उन्हें टाइम का रियलाइजेशन होता है कि काफ़ी लेट हो चुका है उन्हें घर पे ही, तो वो तुरंत से अपना सामान वामान पैक करते और ट्यूशन के लिए निकल पड़ते। घर से बाहर जाते ही जहाँ पर वो 2 रास्ते लगते उन्हें, वहाँ पर वो जाके इधर सोचते हैं। तभी बड़ी बहन यानी कि रिया साक्षी से कहती है कि क्यों ना हम वो छोटे वाले रास्ते से चले, हम जल्दी ट्यूशन पहुँच जाएंगे। तभी साक्षी रिया से कहती है कि नहीं दीदी, हम बड़े वाले रास्ते से ही चलते, वहाँ पर कई सारी अफवाहें सुनी है मैंने। रिया कहती है कि अफवाहें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे कौन ही बिलीव करता है, और वैसे भी आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और आज ही हमने हमारे घर में भी गणेश जी की स्थापना तो की है। अब जैसे तैसे करके बड़ी बहन यानी कि वो रिया साक्षी को कन्विंस कर लेती है और साक्षी भी मान ही जाती है छोटे रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, सिर्फ 20 मिनट रह गए थे और छोटे रास्ते से लगभग उन्हें 15-20 मिनट लग जाते थे ट्यूशन पहुँचने में। और इससे पहले उन लोगों ने कभी वो छोटा रास्ता अपनाया भी नहीं था, तो वो सोचते कि क्यों ना कुछ नया ट्राई करे आज। तो वो दोनों निकल पड़ते उस छोटे रास्ते की तरफ से अपने ट्यूशन के लिए। इसी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते, वो खेत भी लगता है और वहीं पर एक पेड़ भी था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था, उसकी टहनियाँ पूरे ज़मीन तक लटक रही थी नीचे, इतना ज़्यादा पुराना पेड़ था वो। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था उस जगह पर। वो दोनों तुरंत से उस जगह को क्रॉस करते और अपने ट्यूशन सही सलामत पहुँच जाते हैं। ट्यूशन पहुँचकर वो अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं, और जब उनका ट्यूशन रात के 9 बजे छूट जाता है तो वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि ट्यूशन आते वक्त हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ नहीं उस रास्ते में, तो क्यों ना घर जाते वक्त हम उसी रास्ते से घर जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों बहनें मान जाती है और जाते वक्त वो उसी रास्ते से यानी कि शॉर्टकट से घर जाते हैं। उन्हें क्या पता था उस रास्ते में कोई उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तो जब वो दोनों शॉर्टकट से अपने घर जाने के लिए निकलते और जैसे उस पेड़ को क्रॉस करते, किसी के ज़ोर ज़ोर से
रोने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है। अब ये सुनने के बाद उन दोनों के पैर अपने जगह पे ही थम जाते हैं। वो छोटी बहन साक्षी अपनी बड़ी बहन रिया से पूछती है कि दीदी ये आवाज़ किसकी है? रिया एकदम चुप खड़ी थी। अब हालांकि पूरा सिनेरियो रिया को अच्छे से समझ में आ गया था कि लोग क्यों कहते थे इस जगह पे ना आने के लिए कभी भी, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में साक्षी को बताती नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन डर जाए। रिया साक्षी से बस इतना कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते। अपने कदम तेज़ी से बढ़ाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर चलते ही वो छोटी बहन यानी कि साक्षी रोने लग जाती है और उसे शांत करने के लिए रिया जब उसके सर पे हाथ रखती है और उसकी तरफ देखती है, तब वो छोटी बहन सामने की तरफ देख के किसी को घूर रही थी और जैसे ही रिया उस तरफ मुड़ती है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर 4 लड़के खड़े थे और वो उन्हीं की तरफ घूर के देख रहे थे। वो 4 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े थे, इसलिए बस 4 लड़कों की आकृति नजर आ रही थी, चेहरे बिल्कुल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। अब रिया का दिमाग उस वक्त चलना ही बंद हो गया था क्योंकि पीछे की तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही थी जो कि अभी बंद हो गई थी और आगे वो 4 लड़के खड़े थे, तो अब जाए तो जाए कहाँ। लेकिन जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटाती है और आगे बढ़ने लग जाती है और वो एक ही रास्ता था उनके घर की तरफ जाने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही छोटी बहन साक्षी के पैर में कुछ चुभ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। साक्षी की आवाज़ सुनने के बाद जैसे ही रिया अपनी छोटी बहन की तरफ मुड़ के देखती है, उतने में पीछे से कोई रिया के कंधे पे हाथ रख देता है। जब रिया पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे की तरफ उन 4 लड़कों में से 2 लड़के खड़े थे। दोनों लड़कों का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था, पूरे चेहरे से बस खून ही खून निकल रहा था। यह देखने के बाद जब वो दोनों तुरंत से आगे की तरफ भागने लग जाते हैं तो उसके ठीक सामने और 2 लड़के खड़े हुए थे और उनकी हालत भी बिल्कुल उन 2 लड़कों की तरह ही थी। उनका चेहरा पूरा फटा हुआ था और उनके चेहरे से पूरा खून बह रहा था। अब आगे 2 लड़के, पीछे 2 लड़के और वो दोनों बीच में ही फंसे हुए थे। अब क्या करे? साक्षी तो काफ़ी छोटी थी इसलिए वो डर के मारे तो पहले ही बेहोश हो गई थी और तुरंत रिया भी बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होते वक्त वो मन ही मन कह रही थी कि गणपति जी अगर आप हमें बचा सकते हो तो बचा लीजिए, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। अब साक्षी और रिया दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे। रिया जब बेहोशी में ही थी तभी उसे एक बहुत ही प्यारी सी सुगंध नोटिस होती है। जैसे कि जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तब नहीं कि अगरबत्ती और धूप की सुगंध होती है, बिल्कुल वैसी सुगंध उसे उस जगह पे नोटिस हुई और साथ ही फूलों की सुगंध भी नोटिस हुई थी उसे। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देखती है तो वहाँ से वो 4 लड़के गायब हो चुके थे और जो रास्ता उनके घर की तरफ जाता है वहाँ से उस तरफ से एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। रिया तुरंत से वहाँ से उठती है और उस आदमी के पास जाके उसे मदद मांगने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए आप, मेरी बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी है। वो आदमी एकदम चिल मूड में था। वो कहता है कि चिंता मत करो बेटा, ये लो केला खाओ। रिया कहती है अरे कैसे आदमी हो तुम, वहाँ पर मेरी बहन बेहोश पड़ी और तुम मुझे केला दे रहे हो। वो आदमी कहता है शांत हो जाओ बेटा, केले खाने से तुम्हें शक्ति मिलेगी। न चाहते हुए भी रिया को उसके हाथ से एक केला लेना ही पड़ता है। जब वो केला ले लेती है तो वो आदमी उसके साथ आने के लिए तैयार होता है। वो धीरे धीरे साक्षी की तरफ बढ़ता है, जमीन पर पड़ी हुई थी उसे अपनी गोद में उठाता है और के घर की तरफ चलने लग जाते हैं वो तीनों। उस आदमी के साथ काफ़ी सेफ फील हो रहा था कि रिया उस आदमी से पहले कभी मिली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानती है पहले से ही। तब रिया उससे पूछती है कि अंकल आपने परफ्यूम कौन सा लगाया है। जब रिया बेहोश थी तब उसने एक बहुत ही अच्छी सी सुगंध सूंघी थी और वो सुगंध उसी आदमी के शरीर से आ रही थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि सेंट कौन सा लगाया उसने। लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता उस वक्त। रिया कहती है कि मैंने आपको पहले कभी भी इस गांव में देखा नहीं, क्या आप यहाँ पर नए हो। वो आदमी बड़ी प्यारी आवाज़ में कहता है बेटा तुम तो मुझे जानती हो, हम तो आज सुबह ही मिले थे। कहने के बाद वो आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। अब रिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि हम आज सुबह ही मिले, जबकि आज सुबह तो मैं किसी से भी नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं और रिया जैसे ही अपने डोरबेल बजाने वाली थी वो आदमी उसे रोक लेता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से का तो केला दे दिया, लेकिन तुम्हारी बहन के हिस्से का केला देना तो रह ही गया, तो इसे अब तुम रख लो, जब वो होश में आ जाएगी तब तुम उसे दे देना और बताना कि मैंने उसे दिया है। अब वो दोनों सेफली घर तक तो पहुंच ही गए थे, इसलिए रिया वो केला ले लेती है। जब आगे की तरफ देख के डोरबेल बजाती है और फिर से पीछे मुड़ के देखती है उस आदमी से कुछ पूछने के लिए, तो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था।
और उसकी बहन वहीं पर खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल होश में थे इस वक्त से। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, वो रिया और साक्षी दोनों अंदर चले जाते हैं। रिया को तो उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो आदमी अचानक से गायब कैसे हो गया। ना कि वो साक्षी से भी कुछ पूछ सकती थी क्योंकि वो तो उस हालत में ही नहीं थी। या उस वक्त उस इंसिडेंट के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती। वो चुपचाप खाना खा के सोने चली जाती है। तो आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उस सब के कारण वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। और साक्षी तो बिना खाना खाए ही सो गई थी। थोड़ी देर बाद जब रिया की आँख अचानक से खुल जाती है तो वो खुद को उसी जगह पे पाती है जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, यानी कि उस पेड़ के पास। रिया और साक्षी बीच में खड़े थे, सामने वो दोनों लड़के और पीछे की तरफ वो दोनों लड़के अपनी भयानक शक्ल लेके खड़े थे। उसे ये सारा नज़ारा फिर से दिखने लग जाता है। जब रिया की आंखें बेहोशी से थोड़ी बहुत खुलने लग जाती है तो उसे सामने स्वयं गणेश जी नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल उस आदमी की जगह पर खड़े थे। और गणेश जी उसके पास आते हैं, साक्षी को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर वो तीनों यानी कि गणेश जी, साक्षी और रिया उनके घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इतना देखते ही तुरंत रिया की आंख खुल जाती है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये एक सपना था। इसका मतलब ये जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुआ, यानी कि वो आदमी जिसने उनकी मदद की वो कोई और नहीं था, स्वयं गणेश जी ही थे। साक्षात गणेश जी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आए और साथ ही उस आदमी ने उन्हें जो 2 केले दिए थे वो भी अभी तक वैसे के वैसे ही रखे थे रिया ने। अब ये सब पता चलने के बाद रिया तुरंत से अपने घर वालों को उठाती है और ये सारा इंसिडेंट उन्हें एक्सप्लेन करती है। और उनके घर वाले भी इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। वो गाँव के सरपंच से बात करके उस जगह पर, यानी कि वो जहाँ पर वो बड़ा सा पेड़ है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, वहाँ पर गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगवा के एक बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी का बुरा ना चाहे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा और हमारे संकट के समय पर गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। ओके, सो कैसे लगी तुम लोगों को गणेश जी की ये कहानी? बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तुम्हें, तुम लोग ये भी मुझे बता दो ताकि मैं उस हिसाब से अगली वीडियो बना पाऊँ। एंड ऑल्सो मैं एक जीमेल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि तुम मुझे वहाँ पे स्टोरीज सबमिट कर सको। हू नोज अगली स्टोरी तुम्हारी हो।